इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई है क्लास। तो फिर से इंटरनेट कनेक्टिविटी सुधारने की हमने बिल्कुल कोशिश की है। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। यदि आवाज़ और वीडियो क्लियर हो, ऑडियो वीडियो क्लियर हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है। जी, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्लास 12th फिजिक्स का 10th चैप्टर यानी वेव ऑप्टिक्स है, और इसमें हम आज अपना एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कुछ विशेष टॉपिक को। जैसे यहाँ पर हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे और साथ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस को कंप्लीट करेंगे। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा और इसी के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो जानते हैं कि चैप्टर है हमारा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है, और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डॉपलर इफेक्ट। क्या है? डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? इससे पहले हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जी, चलिए तो शुरू करते हैं डॉपलर इफेक्ट। देखिए, क्लास 11th में ही आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन ये माना जाता है कि 12th में आने के बाद 11th की बातें किसी को याद नहीं रहती हैं। तो चलिए हम आज इस बात को रिकॉल करते हैं एक बार कि डॉपलर इफेक्ट 11th क्लास में क्या था, और इसी के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए, डॉपलर इफेक्ट जहां पर जिस मीडियम में वेव ट्रेवल करती हैं, 11th क्लास में ध्वनि तरंगों के संचरण में हमने डॉपलर का इफेक्ट पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर प्रकाश तरंगों के संचरण में हम डॉपलर इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो एक बार सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ध्वनि तरंगों के संचरण में डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। देखिए, जब कोई श्रोता और ध्वनि स्रोत, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर दें और टॉपिक को अच्छे से समझें, और फिर उसके बाद हम एक बार 1 मिनट का टाइम लेंगे आप लोगों से आपके चैट को पढ़ने के लिए। उसके बाद आप चैट करिएगा। अभी थोड़ी देर के लिए चैट रोक दीजिए जी, वरना पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो जैसे डॉपलर इफेक्ट ध्वनि में क्या होता है, जब कोई ध्वनि स्रोत और श्रोता एक दूसरे के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो ध्वनि स्रोत से उत्पन्न होने वाली तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति में आभासी परिवर्तन होता दिखाई देता है। इसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। देखिए, ध्वनि स्रोत मतलब जहां से ध्वनि निकलती है, और जो श्रोता होता है अर्थात जो ध्वनि को सुनता है, तो वहां पर जब एक ध्वनि स्रोत, जैसे माइक एक जगह पर लगी हुई है और एक श्रोता है जो आवाज को उसकी सुन रहा है, यहाँ पर दोनों के बीच यदि आपेक्षिक गति होगी, आपेक्षिक गति का अर्थ यह होता है कि दोनों में से किसी ना किसी में एक में गति होगी। जैसे यदि स्रोत रुका हुआ है तो श्रोता चल रहा हो, यदि श्रोता चल रहा है तो ध्वनि स्रोत चल रहा हो। तो ऐसे में क्या होता है, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में आभासी परिवर्तन महसूस होता है, और इसी को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। थोड़ी सी बात नहीं समझ में आई होगी, तो चलिए इसे अच्छे से क्लियर करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। सोचिए कि अगर आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, और जैसे इलेक्शन के टाइम में जब प्रचार वाहन आता है तो उसमें माइक लगा होता है, और वह एक ध्वनि स्रोत का कार्य करता है, और वह किसी एक डायरेक्शन से आपकी तरफ पहुंच रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पर एक श्रोता है, यहाँ पर
श्रोता मतलब आदमी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और ध्वनि स्रोत यानी लाउड स्पीकर जो होता है, यहाँ पर हम ये बात कर लें, कोई लाउड स्पीकर है जहां से ध्वनि निकल रही है। अगर यह गतिमान है और यह रुका हुआ है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह गतिमान है और यह क्या है, स्थिर है, तो दोनों के बीच में आभासी परिवर्तन होगा। दोनों के बीच जैसे आवृत्ति में या तरंगदैर्घ्य में आभासी परिवर्तन महसूस होता है। कब कब होता है, सोचिए। मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है, ध्वनि स्रोत है। ध्वनि स्रोत यदि गतिमान है और यह व्यक्ति रुका हुआ है, तो यहां से जब ध्वनि स्रोत आ रहा होता है, तो जब ध्वनि स्रोत बहुत दूर होता है तो उस समय इस श्रोता को ध्वनि कम सुनाई देती है, और जैसे जैसे यह नजदीक आता है इसे ध्वनि की तीव्रता अधिक सुनाई देने लगती है। और फिर अगर यह जो ध्वनि स्रोत है वो यहाँ से फिर से दूर जाने लगे, तो जैसे जैसे इससे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे श्रोता को ध्वनि की तीव्रता कम सुनाई देगी। तो हम ये कहते हैं कि ध्वनि स्रोत की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में आभासी परिवर्तन महसूस होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ध्वनि में डॉपलर इफेक्ट। लेकिन हमें तो इस चैप्टर में प्रकाश में डॉपलर इफेक्ट पढ़ना है, तो इस टॉपिक को यहाँ पर प्रकाश स्रोत से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि प्रकाश स्रोत में प्रकाश के लिए डॉपलर इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले यहाँ समझना है कि जब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डॉपलर इफेक्ट की बातें मतलब प्रभाव को लिखना है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि जब किसी प्रेक्षक तथा हम कह सकते हैं कि प्रकाश स्रोत, यहाँ पर कोई श्रोता तो होगा नहीं क्योंकि प्रकाश सुनाई नहीं देता है बल्कि दिखाई देता है, और दिखने का मतलब हम उसे प्रेक्षण करते हैं, और प्रकाश जहाँ से निकलती है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक, दो शब्द का आपको ध्यान रखना है। जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो प्रेक्षक को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में आभासी परिवर्तन महसूस होता है, ठीक है। आभासी परिवर्तन महसूस होता है, तो इसी को हम प्रकाश में डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। देखिए, पूरी परिभाषा हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, परिभाषा को आप PDF फाइल से डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि हम यहाँ पर बोल रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। कैसे लिखना है, जब प्रकाश स्रोत व प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होती है। आपेक्षिक गति का मतलब है कि यदि प्रेक्षक रुका है तो प्रकाश स्रोत चल रहा हो, यदि प्रकाश स्रोत रुका हुआ है तो प्रेक्षक चल रहा हो। तो ऐसे में जो प्रकाश की आवृत्ति होती है और तरंगदैर्घ्य में आभासी परिवर्तन महसूस होता है, इसी को प्रकाश में डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए, दो कंडीशन हो सकता है। पहली बात, ऐसा भी हो सकता है कि जब मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, यह आपका प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है, सपोज ये बल्ब है, ये सोर्स है, और यहाँ पर एक प्रेक्षक है। अगर दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो दूरी क्या होगी, कम होगी। और अगर यह इधर जा रहा है और चाहे ये रुका रहे, अर्थात इनके बीच क्या हो, दूरी बढ़ रही हो, तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं कि या तो स्रोत और प्रेक्षक के बीच दूरी कम हो रही होगी या तो दूरी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो ऐसे कंडीशन में कब आवृत्ति बढ़ेगी, कब तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, ये समझना है।
तो यहां पर ये लिखना होगा आपको, पहला टॉपिक, जब स्रोत व प्रेक्षक, जब स्रोत व प्रेक्षक के बीच दूरी कम हो रही हो, जब दूरी कम होगी तो ऐसे में क्या होगा, इस कंडीशन में ऐसा होता है कि आवृत्ति घटती है, आवृत्ति क्या होती है, घट जाती है, घटती है, तथा तरंग दैर्ध्य क्या होता है, यहां पर लिखेंगे तरंग दैर्ध्य, हमेशा नहीं लिख के यहां पर ये लिखेंगे तरंग दैर्ध्य क्या हो रहा होता है, बढ़ता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बढ़ता है। देखिए एक चीज आप लोगों को ये बात हमेशा समझ के रखना है कि ये आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और ये तरंग दैर्ध्य में हमेशा 36 का आंकड़ा होता है। अब ये 36 का आंकड़ा क्या होता है, मतलब हमेशा आवृत्ति अगर कम होगी तो तरंग दैर्ध्य ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, और तरंग दैर्ध्य अगर घट रहा होगा तो आवृत्ति बढ़ जाएगी। इन दोनों में हमेशा क्या होता है, हम ये कहेंगे 36 का आंकड़ा होता है। अब ये 36 का आंकड़ा अगर आप समझना चाहें तो हिंदी की आप लोगों को गिनती आनी चाहिए। हिंदी की गिनती में 36 कैसे लिखा जाता है, इस तरह से, है ना। तो 36 के आंकड़े में क्या है, 3 इधर होता है तो 6 इधर होता है, मतलब एक दूसरे के दोनों क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में हमेशा क्या होता है, विरोध होता है। अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, और दूसरा घटता है तो पहला बढ़ता है। तो ये बात होगी। तो ऐसे कंडीशन में हमने कहा कि जब स्रोत व प्रेक्षक के बीच दूरी कम हो रही होगी तो आवृत्ति घटेगी और तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो जो माध्य स्पेक्ट्रम होता है, प्रकाश का माध्य स्पेक्ट्रम होता है, वो बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य की ओर खिसकने लगता है, यानी शिफ्ट होने लगता है। तो ऐसी घटना को हम रेड शिफ्ट कहते हैं, यानी अभिरक्त विस्थापन कहते हैं। एक बार इस बात को फिर से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रकाश में, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं ना, विबग्योर आप लोगों ने पढ़ा होगा, विबग्योर, विबग्योर ये समझते हैं। तो जो माध्य रंग है, माध्य रंग कौन सा है, ग्रीन है, ये मिडिल है, और 3 इधर है। तो ये जो माध्य रंग होता है वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य की ओर हमेशा बढ़ेगा। ठीक है, यहां पर आप देखें कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, लाल की, लाल की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, और नीले की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कम होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होता है। तो जब तरंग दैर्ध्य यहां पर बढ़ रहा है, तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो रही है, तो जो माध्य रंग है, माध्य रंग का यहां पर लिखेंगे माध्य रंग या माध्य तरंग, नहीं सॉरी, माध्य रंग का तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम लाल रंग की ओर जाने लगता है, इसे अभिरक्त विस्थापन अंग्रेजी में कहते हैं रेड शिफ्ट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट। इसे अभिरक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट कहते हैं। तो उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या हमने कहा कि जब स्रोत व प्रेक्षक के बीच दूरी
कम हो रही हो तो आवृत्ति घटती है और तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो माध्य तरंग दैर्ध्य है वो अधिकतम तरंग दैर्ध्य की ओर जाने लगता है, यानी शिफ्ट होने लगता है, जिसे हम अभिरक्त विस्थापन या फिर रेड शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाल की ओर ये चीज शिफ्ट होता है। तो अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम दूसरा कंडीशन भी यहीं पर देखेंगे। स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके आप ले सकते हैं। इसे हम मिटा दें। चलिए अब यहां पर ये समझते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये है कि जब स्रोत व प्रेक्षक के बीच दूरी बढ़ रही हो, जब दूरी बढ़ रही होती है तो ऐसे में क्या होता है, आवृत्ति बढ़ती है तथा तरंग दैर्घ्य क्या होती है, घटती है। तरंग दैर्घ्य घटती है। अब जब तरंग दैर्घ्य घटने लगी तो हम ये देखेंगे कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है वो हमारे बैगनी रंग का होता है। क्या होता है, बैगनी रंग का। तो यानी जो माध्य रंग का स्पेक्ट्रम है वो बैगनी की ओर क्या होता है, शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि माध्य रंग का स्पेक्ट्रम बैगनी की ओर जाने लगता है। इसे नीला विस्थापन या हम कहें ब्लू शिफ्ट कहते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, सर जब बैगनी की ओर ये विस्थापित हो रहा है तो इसको बैगनी शिफ्ट क्यों नहीं, यानी वायलेट शिफ्ट क्यों नहीं कह रहे हैं, यहाँ पर आप ब्लू शिफ्ट क्यों कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब ये रंग इधर की ओर शिफ्ट होने लगता है तो बैगनी विस्थापन ही कहना चाहिए, लेकिन हमें हमारी आंख के लिए जो बैगनी और इंडिगो जो कलर है वो उतनी सुग्राही नहीं होती हैं, इसलिए ब्लू रंग ही हमको आभास हो पाता है, इसलिए इसका नाम ब्लू शिफ्ट रखा जाता है। जैसा कि हमने आप लोगों को इससे पहले जब प्रकाश का प्रकीर्णन समझाया था तो वहां पर हमने कहा था कि हमारी जो आंख है वो नीले रंग के लिए अधिक सुग्राही है, इसीलिए आसमान का रंग जो है वो हमें नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम डॉपलर इफेक्ट को प्रकाश में समझ सकते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में ध्वनि तरंगों के बारे में डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा। तो 12th क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा, प्रकाश में डॉपलर इफेक्ट। तो उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गई हों। यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि क्या सब कुछ क्लियर है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखें ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। क्या बातें नहीं समझ में आई हैं, यदि समझ में आए हैं तो लाइक करिए और हम अगला टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक जी। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। जो प्रकाश का व्यतिकरण है वो
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का अर्थ होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि आपको अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आएगा तो इंटरफेरेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी प्रकाश का व्यतिकरण। हम सीधे शब्दों में अगर बात करें कि जो ये प्रकाश का व्यतिकरण होता है, इसका मतलब होता है कि वेव्स का मिलना। क्या होता है? वेव्स का मिलना। हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है इस चैप्टर, इसका मतलब आप जानते हैं वेव ऑप्टिक्स है, यानी प्रकाश तरंग प्रकाशिकी। तो यहाँ पर तरंग के वेव नेचर को हम पढ़ रहे हैं। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का, वो है तरंग का मिलना, या हम कहें तरंगों का मिलना। मिलन अभी आधा अधूरा है जी, मिलन अभी आधा अधूरा है, ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो तरंगों का मिलना ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आता है। तो अब समझते हैं कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, और इसी टॉपिक पर हमको ये भी समझना होगा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। तो इसी के साथ हम वो टॉपिक भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सपोज तरंगों का मिलना कैसे होगा। मान लीजिए शांत जल में जब आप एक पत्थर फेंकते हैं तो वहां पर वेव्स ऐसे बननी शुरू हो जाती हैं चारों ओर, ठीक है। जैसे आपने शांत जल में एक पत्थर फेंका यहाँ पर, तो चारों तरफ इस तरह से वेव्स बनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब एक वेव्स खुद नहीं मिलेंगी कहीं पर, है ना, एक वेव्स कहीं खुद पर नहीं मिलेंगी। इसका मतलब वेव्स को मिलने के लिए एक और वेव स्रोत होना चाहिए, वेव सोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर एक और पत्थर अगर आपने फेंक दिया तो यहाँ से भी वेव्स बनना शुरू हो जाएगा, और आगे चलकर ये वेव्स क्या हो जाएंगी, इन वेव्स से मिलने लगेंगी। अब मिलने के बाद क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं उसे समझते हैं। देखिए, आप जल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और स्ट्रिंग यानी, चलिए क्लीन है टुडे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम ये जल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे शांत जल में पत्थर फेंकने से वेव्स बनती हैं, तो दो वेव्स अगर बन रही हैं तो एक दूसरे से मिल सकती हैं। इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम स्ट्रिंग का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्ट्रिंग का भी एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसको हटाते हैं, ये बहुत बार एग्जाम्पल हमने दिया है। तो जैसे आप समझिए कि यहाँ पर एक रस्सी है, एक यहाँ पर ये रस्सी है हमारी, यहाँ पर ये रस्सी है। अब रस्सी को यहाँ से एक साइड से एक लड़की है जिसका नाम है टीना, ठीक है, और एक लड़की है इधर से, 5 उंगलियां है ना, 5 उंगली, चलो ठीक है, इसका नाम है मीना, ठीक है। इधर टीना है, इधर मीना है। इन दोनों ने इस रस्सी को पकड़ा हुआ है। तो अब आप जानते हैं कि जब आप मान लीजिए कि इधर दीवार में हमने क्या किया, एक रस्सी को बांध दिया और इधर से एक बम्प किया, मतलब एक झटका दिया, तो इस तरह से वेव्स ऐसे बननी शुरू हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम कहें कि एक तरफ से टीना ने और एक तरफ से मीना ने एक बम्प किया, तो वेव्स यहां से बननी शुरू हो जाएंगी इस तरह से, और यहां से भी क्या होंगी, इस तरह से वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी। अब बीच में बैठा जो एक पार्टिकल होगा इस स्ट्रिंग का, इस रस्सी का एक जो पार्टिकल होगा, वो ये समझेगा, सपोज ये जो स्ट्रिंग है, जो बैठा हुआ पार्टिकल है स्ट्रिंग का, उसको समझ लेते हैं ये रामू काका है, ठीक है। रामू काका वेरी कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, सोचते हैं अब इस स्ट्रिंग से हमको झटका मिलेगा कि इधर से मिलेगा, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो इनका जो
परिणामी विस्थापन होगा, यानी यहाँ पर उपस्थित जो पार्टिकल है इसका जो परिणामी विस्थापन होगा वो इन दोनों वेव्स के विस्थापनों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। अब हम कहेंगे तरंग विस्थापन को y से डिनोट किया जाता है और यहाँ पर भी ये y है, इसको हम y1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y2। तो इसका जो परिणामी विस्थापन y होगा वो इन दोनों विस्थापनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल y1 प्लस y2 होगा, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, y बराबर y1 प्लस y2। और किसी मीडियम में जितने भी वेव्स चल रही होंगी उन सब का योग ही किसी पार्टिकल का परिणामी विस्थापन होता है। अब अध्यारोपण के सिद्धांत को एक बार हम डेफिनेशन के थ्रू कह सकते हैं इस तरह से कि जब किसी मीडियम में यानी जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे संचरित होती हैं तो किसी बिंदु पर माध्यम के कण का जो विस्थापन होता है वह उनके अलग अलग तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर होता है। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यानी y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y होगा। अगर और भी वेव्स रहेंगी, दो या दो से अधिक रहेंगी, तो मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3, है ना, और एंड सो ऑन, इसी तरीके से और भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का व्यतिकरण, और सीधे शब्दों में हम कहेंगे तरंगों का मिलना ही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। और ये एग्जाम्पल आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा जिससे आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझ सकते हैं। अब एक बार प्रकाश के व्यतिकरण को थोड़ा और अलग ढंग से समझेंगे। यहाँ पर प्रकाश के व्यतिकरण के कितने प्रकार होंगे इन बातों को भी समझेंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे हौच पोच है, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में इसमें तो नहीं आया होगा, टॉपिक क्लीन होगा, टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम इसे एक फ्लो में पढ़ते हैं कि प्रकाश का व्यतिकरण तो आप समझ गए तरंगों का मिलना, लेकिन प्रकाश का व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है ये समझते हैं। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। चलिए मिटा दिया। अब यहां पर एक बात समझते हैं, जैसे कहीं पर जब वेव्स बनती हैं, अभी अभी हमने बताया कि जल में या फिर रस्सी में जब वेव्स बन रही होती हैं तो उस टाइम क्या होता है, जैसे ये वेव के चलने का डायरेक्शन है और इस तरह से वेव जब बन रही होती है, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जो ऊंचाई वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट, जिसको हिंदी में आप श्रृंग कह सकते हैं। क्या होता है? श्रृंग। और ये होता है हमारा थ्रस्ट। क्या होता है? थ्रस्ट। इसे हम कहते हैं गर्त, ठीक है। तो ये होता है आपका गर्त। और जब वेव्स बनती हैं, जैसे आप जल में जब पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे इस तरह से वेव्स चारों ओर बन रही होती है, तो कुछ हिस्से उभरे हुए होते हैं और कुछ हिस्से डाउन होते हैं। तो जो हिस्सा उभरा होता है उसे श्रृंग कहते हैं, जो हिस्सा डाउन होता है उसे हम गर्त कहते हैं, ठीक है। और दोनों ही में क्या होता है, कण का अधिकतम ये एम्पलीट्यूड होता है, इधर भी एम्पलीट्यूड, ये 0 एम्पलीट्यूड होता है। अब हमने कहा तरंगों का मिलना ही व्यतिकरण है, तो जब दो या दो से अधिक तरंगे मिलती हैं तो यदि श्रृंग से श्रृंग मिलता है या गर्त से गर्त मिलता है, हम यहां पर बात करेंगे। देखिए इस तरह से, जब एक श्रृंग से ऐसा गया इस तरह से, और दूसरा ये फर्स्ट वेव है, सपोज ये y1 है, ठीक है, और दूसरा हमारा यहां पर इसी तरह से गया, ये भी वेव्स गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये y2 वेव का विस्थापन है,
तो यहां पर जब श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त मिलता है तो जो परिणामी विस्थापन है वह क्या होता है, अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। और भी यानी ये y1 y2 जो मिले तो इससे एक और नई वेव्स बनी जो एक नई विस्थापन लेकर बनेगी और इसकी तीव्रता क्या होगी, y, मतलब y विस्थापन है और ये और अधिकतम होगा। सोचिए जब एक ही पार्टिकल को दो लोग बल लगा रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे, तो उसका जो परिणामी होगा वो और अधिक ही होगा। मान लीजिए आप किसी वस्तु को एक तरफ से धक्का दे रहे हैं और दूसरा आदमी आकर उसी को धक्का देने लगे, तो दोनों का फोर्स जुड़ जाएगा और वो अधिक वेग से भागने लगेगा। यही बात यहाँ पर भी हम कहना चाहते हैं कि यहाँ के पार्टिकल को फर्स्ट वेव ने यहाँ पर उठाया और दूसरी वेव्स भी आई और इसको ही यहाँ तक उठाना चाहती है, तो दोनों लोग एक ही तरफ फोर्स लगाएंगे तो यह वेव और विस्थापित हो जाएगी और यही प्रक्रिया यहाँ भी आपकी हो जाएगी। ये आपका क्या होगा, y2 होगा और ये हमारा जो रिजल्टेंट होगा y, ये और भी विस्थापित हो गई। तो इसका मतलब है कि ये अधिकतम तीव्रता वाली वेव्स हो गई। ठीक है, तो ऐसे व्यतिकरण को हम क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। क्या कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, और जब देखिए यहां पर क्या कहना है, ऐसे कहना है जब किसी माध्यम में प्रकाश के व्यतिकरण की परिभाषा आप लिखिए, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति तथा समान कला की दो प्रकाश तरंगें संचरित होती हैं तो उनके मिलने से किसी किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम तथा किसी किसी बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब हमारा पहला होता है संपोषी व्यतिकरण। पहला क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण। पहले को क्या नाम देंगे हम, संपोषी व्यतिकरण। तो यहां पर संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब किसी माध्यम में श्रृंग से श्रृंग तथा गर्त से गर्त, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जब किसी माध्यम में संचरित होने वाली प्रकाश तरंगों के मिलने से तीव्रता अधिकतम हो जाती है तो उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जहां पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यहां पर समझें, दूसरा हमारा होगा विनाशी व्यतिकरण। क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण तो यहां पर समझना है, जब एक श्रृंग से श्रृंग मिले, जैसे एक विपरीत कला की चल रही हूं, यहां पर ये हमारा क्या है, y1 है और दूसरी प्रकाश तरंग इस डायरेक्शन में चले, तो ये y1 की कला है और ये हमारी y2 की कला है। तो इस यहाँ पर उपस्थित जो पार्टिकल होगा ये ऊपर की ओर खींचेगा y1 और y2 क्या करेगा, नीचे की ओर खींचना चाहेगा। तो ये जो पार्टिकल होगा ना ऊपर जा पाएगा ना ही नीचे जा पाएगा, अर्थात इसका परिणामी विस्थापन क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, यानी ये मूव नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सीधे जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। इस बात को एक बार फिर से कहेंगे कि जब दो तरंगों के मिलने से तीव्रता न्यूनतम हो जाती है जिस बिंदु पर, वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। तो यह तो हमने वेव्स को देखा, कैसे अनुप्रस्थ तरंगों को देखकर हम जान सकते हैं कि कब संपोषी व्यतिकरण होगा, जब तीव्रता अधिकतम होगी तो संपोषी व्यतिकरण, जब तीव्रता न्यूनतम या 0 हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। देखिए ऐसा तो हम जानते हैं कि जल में उत्पन्न तरंगों से या फिर किसी रस्सी में उत्पन्न तरंगों को समझते हैं, लेकिन इसी बात को यदि हम प्रकाश में समझें तो यहाँ पर हम इसके लिए यंग का द्विध्रुवी प्रयोग पढ़ेंगे। यानी जब प्रकाश की तरंगें किसी मीडियम में चलती हैं तो वहां पर जब श्रृंग से श्रृंग मिलता है, गर्त से गर्त मिलता है, तो वहां पर जब तीव्रता अधिकतम होती है तो एक चमकीली पट्टी बनती है, अर्थात वहां प्रकाश अधिक हो जाता है, वहां चमकीली पट्टी बनती है। तो उसको हम कहते हैं
संपोषी व्यतिकरण। देखिए एक बार ध्यान से समझिए, यह बात हम किस में समझ रहे हैं, जल में उत्पन्न तरंग से या फिर किसी रस्सी में उत्पन्न तरंग से समझ रहे हैं कि अगर तरंगे समान कला में मिलती हैं तो तीव्रता अधिकतम अर्थात संपोषी व्यतिकरण, और जब विपरीत कला में मिलती हैं तो तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, जिसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन ठीक यही घटना हम देखते हैं प्रकाश में भी घटित होती है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल ऊपर उठता है, लेकिन हम बात अगर प्रकाश की करेंगे तो जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होगा, और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम यानी डार्क पट्टी बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। इस बात को हम यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो उस टॉपिक, और जबकि वह टॉपिक भी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वहाँ से वो बातें हमें समझ में आ जाएंगी। देखिए इसका आप खुद से भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप जल में दो जैसे गुब्बारा या बॉल ले लीजिए, ठीक है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या करिए, डुबाइए, मतलब एक वेव्स बनाइए, और बगल में एक और वेव्स बनाइए, तो आपको दिखेगा कि कैसे कैसे वेव्स मिल रही हैं। ठीक है, कभी हमें मौका मिला तो एक शॉर्ट्स बनाकर हम आप लोगों को देंगे, जहां पर आप देख पाएंगे कि वेव्स किस तरह से मिलती है और कहां पर वेव्स का तीव्रता अधिकतम होता है यानी संपोषी व्यतिकरण होता है, और कहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, तो उसके शॉर्ट्स हम बना देंगे। यदि शॉर्ट्स नहीं तो हम उसे खुद से भी करके कभी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए। वैसे आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। हमने क्या क्या सीखा, इस बात को एक बार हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। पहला हमने पढ़ा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट में हमने ये बताया कि जब प्रकाश स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य में आभासी परिवर्तन होता है, इसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। फिर हमने बताया कि जब दोनों स्रोत तथा प्रेक्षक के बीच दूरी कम हो रही होती है तो आवृत्ति घटती है और तरंगदैर्ध्य बढ़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर अभिरक्त विस्थापन होता है यानी रेड शिफ्ट कहते हैं, और जब दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही होती है, तो आवृत्ति बढ़ती है और तरंगदैर्ध्य घटता है। तो जो माध्य तरंग का स्पेक्ट्रम होता है वो नीले मतलब बैगनी रंग की ओर विस्थापित होता है, जिसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो इस बात को हमने समझ लिया। उसके बाद अध्यारोपण का सिद्धांत हमने बताया, y बराबर क्या होता है, y1 प्लस क्या होगा, y2। यानी किसी माध्यम में यदि दो या दो से अधिक तरंगें संचरित होती हैं तो किसी बिंदु पर परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापनों के योग के बराबर होता है। और इसके बाद व्यतिकरण को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इसके नोट्स हम वीडियो के लिंक में दे देंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, यदि कोई टॉपिक ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।